MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार दर्शकों, प्रणाम। मेरा नाम है राम और आज से राम राष्ट्र के नाम, रिपब्लिक के नाम, आज से राम भारत के नाम और रिपब्लिक भारत पर अब मैं शुरू करने जा रहा हूं महाभारत। दर्शकों, अंग्रेजी के एक बहुत बड़े कवि हुए हैं, उनका नाम था शेक्सपियर। उन्होंने कहा कि नाम में क्या रखा है। यह कोट, यह कहावत कहीं भी लागू हो सकती है लेकिन राजनीति में नहीं, क्योंकि इस देश में एक बहुत बड़े नेता हैं, उनको कुछ लोगों ने एक नाम दिया। मैं ना तो उस नेता का नाम आपको बताऊंगा और ना उनका वो कोड नेम। आप समझ जाएंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। दर्शकों, आप भी मेरी तरह समझदार हैं। उनको नाम दिया गया, जी हां, और कमाल यह है कि उस नाम के असर से वो आज तक निकल नहीं पाए। वो दिया गया नाम उनकी छवि के साथ चिपक गया है और अब तक चिपका हुआ है। लेकिन आज तो कमाल हो गया है दर्शकों। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बिहार आए, जाहिर है चुनाव प्रचार करना था तो किया, लेकिन वो आज अपने साथ ऐसे 3 नाम लेकर आए। उन्होंने कहा कि वो चुनावी बंदरों की बात कर रहे हैं, लेकिन जनता समझ गई कि योगी आदित्यनाथ किसकी बात कर रहे हैं। तो सवाल यह है कि इस नामकरण की पॉलिटिक्स के मायने क्या हैं। बहुत अहम सवाल है और यह पहला सवाल है दर्शकों, जिसका जवाब आज आपको मिलने जा रहा है। यह अप्पू, टप्पू, पप्पू कौन है और क्या आने वाली चुनावी रैलियों में यह मुहावरा बनने वाला है। बात इसकी भी करेंगे, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हो जाती, क्योंकि उत्तर प्रदेश से बिहार के अंदर बयान के तौर पर केवल ये बंदर ही नहीं आए, उत्तर प्रदेश से एक नया टर्म भी आया है, एक ऐसा शब्द जिसको अगर डिकोड करेंगे तो फिर बवाल भी खड़ा हो सकता है। और ये मैं नहीं कर रहा हूं, बीजेपी के एक सांसद है, पूर्व सांसद, जिनका नाम है दिनेश लाल यादव। लोग इनको बुलाते हैं निरहुआ। निरहुआ ने एक नया शब्द इजाद किया है। शब्द बड़ा दिलचस्प लगा मुझे, इसलिए मुझे लगा कि आप तक पहुंचना चाहिए। वो शब्द है यदमुल्ला। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, उत्तर प्रदेश समेत हिंदी पट्टी के राज्यों में खूब घूमा हूं, जगह जगह गया हूं, जगह जगह से रिपोर्टिंग की है, लेकिन दर्शकों, मुझे आज तक ना इस नाम का कोई आदमी मिला है और ना ही इस जाति का कोई आदमी। तो यह यदमुल्ला है क्या और खुल्लम खुल्ला यदमुल्ला के मायने क्या हैं, इसको इन्वर्टेड कॉमा में आप समझ लीजिए। दर्शकों, आज इसको भी आपके लिए मैं डिकोड करने वाला हूं। और क्या ये MY वाला समीकरण अब YM बन गया है, जिसके एक छोर पर यादव हैं और दूसरी तरफ मुस्लिम। यह बात बहुत बारीक है, लेकिन आपको समझनी पड़ेगी, क्योंकि 2 नेता हैं जिनमें एक खुद को यादवों का सबसे बड़ा लीडर मानते हैं, सबसे बड़ा नेता, और दूसरे जो हैं वो खुद को मुसलमानों का रहनुमा कहते हैं। लेकिन कमाल यह है दर्शकों कि अब ये दोनों नेता एक दूसरे को न जाने क्या क्या बोल रहे हैं और किस तेवर में बोल रहे हैं, यह भी आपको सुनाऊंगा। एक ने दूसरे को एक्सट्रीमिस्ट कहा और दूसरे ने पहले को पाकिस्तानी जुबान वाला। जी हां, अब ये असदुद्दीन ओवैसी हैं, तेजस्वी यादव हैं। ओवैसी वोट कितने पाएंगे ये आपके जहन में सवाल हो सकता है, लेकिन जुबान से नुकसान कितना करेंगे इसका हिसाब लगाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि बात दाढ़ी, टोपी और आतंकवादी पर जा पहुंची है। और बात बीजेपी की अगर हो, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा जो मैं कह रहा हूं, अगर बात बीजेपी की हो तो तेजस्वी यादव फायर हो जाते हैं। उनकी पार्टी के नेता सनातन से लेकर मंदिर, रामचरितमानस तक पर सीधे सवाल उठाते हैं, उनसे पीछे नहीं हटते, बिल्कुल नहीं हिचकते। लेकिन ओवैसी पर क्या आरजेडी ओवैसी पर ऐसा हमला बोल पाएगी? और इसलिए सवाल यह है कि क्या भाईजान से टक्कर ले पाएंगे तेजस्वी? तो दर्शकों, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि बिहार के रण पर शुरू होने जा रही है सबसे बड़ी बहस, महाभारत। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए। ये जो 3 इंडी गठबंधन के 3 बंदरों की जोड़ी है, पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर। पप्पू सच बोल नहीं सकता, टप्पू अच्छा देख नहीं सकता और अप्पू सच सुन नहीं सकता।
पूरी बीजेपी गप्पू है और बाकी सब चंपू हैं। हनुमान जी का अपमान कर रहे हैं, योगी हैं। सोचिए योगी हनुमान जी का अपमान करे, अब इसमें क्या ही बोले। जनता देख रही है, जनता सुन रही है। पप्पू कोई चीज समझने के लिए तैयार नहीं। अप्पू हैं अखिलेश यादव, वो उत्तर प्रदेश की हकीकत से को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। और टप्पू मतलब वो अपने आप जिस सपने में खोए हुए हैं, तो उनको भी तो आज जो कहा है तो वो बिल्कुल सही है। हमको एक्सट्रीमिस्ट बोलता है, इसलिए बोलता है कि मेरे चेहरे पे दाढ़ी है, सर पे टोपी है, मैं नमाजी हूं। अगर ये एक्सट्रीमिस्ट है तो तेजस्वी सुन ले, कान को साफ करके सुन ले। मैं और मेरी औलाद सुबह क़यामत तक रहेगी तो हमेशा हम अल्लाह की इबादत करते थे, करते रहेंगे। और आइए दर्शकों, चर्चा की शुरुआत करते हैं। इस वक्त कुछ खास मेहमान हमें ज्वाइन कर रहे हैं जिनका परिचय मैं आपसे करा दूं। इस वक्त धनंजय गिरी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ इस वक्त प्रोफेसर सुबोध मेहता हैं, प्रवक्ता हैं आरजेडी के। हमारे साथ देव ज्योति हैं, प्रवक्ता हैं वीआईपी के। फराज किदवई हमें ज्वाइन कर रहे हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। और शादाब चौहान इस वक्त हमारे साथ हैं, लीडर हैं एआईएमआईएम के। बहुत बहुत स्वागत आप सभी मेहमानों का रिपब्लिक भारत पर, महाभारत में। और सबसे पहले धनंजय गिरी, में शुरुआत आपसे करना चाहता हूं। थोड़ा सा डिकोड करेंगे या फिर योगी आदित्यनाथ और निरहुआ की भाषा में आप भी कुछ कुछ गोपनीय रखेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें जगदंबिका पाल ने ओपन कर दी हैं। ये अप्पू, ये पप्पू, ये टप्पू और ये गप्पू, ये कौन कौन है? के संत ने जो सपना देखा था, उस सुशासन को लागू करने का, उस समाज को बनाने का, उस समाज को गढ़ने का, उसको आगे लेकर चलने का, साबरमती की संतान आज उसको सातत्य दे रही है, उसको जगह पर लाया जा रहा है, ठीक किया जा रहा है। और कुछ लोगों ने तो स्वयं के नाम को घोषित कर रखा है कि मैं इस तरह का हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं वैसा क्यों हूँ, मुझे ये कहिए। तो कुछ नाम तो कुछ लोगों ने स्वयं स्वीकृत कर लिए हैं कि ये मेरे नाम हैं। विषय उससे महत्वपूर्ण ये है कि जिस तरह के चुनाव चल रहा है, जिस तरह से तमाम विपक्षी दलों ने जिस तरह से चीज़ों को किया है, बाइफरकेट कर रहे हैं चीज़ों को, और जिस तरह से उनके बीच में झगड़ा मचा हुआ है, वो तो देश देख रहा है, प्रदेश देख रहा है। आज महागठबंधन में जो जूतम पैजार मची हुई है, जिस ढंग से हाहाकार मची हुई है। एक सेकंड, मुझे एक बात बताइए। आप कह रहे हैं कि इससे महत्वपूर्ण बात वो है, मैं मान गया, बिहार के लोगों के लिए जाहिर है कि उससे महत्वपूर्ण बात वो है जो आप समझाना चाह रहे हैं। लेकिन अगर ये महत्वपूर्ण नहीं होता तो योगी आदित्यनाथ लेकर नहीं आते, है ना? उस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जिसको आप लोग कई बार मॉडल की तरह पेश करते हैं, बताते हैं कि यहाँ की कानून व्यवस्था देखिए, योगी का शासन देखिए। मुझे एक बात बताइए, आप लोग पेंट करने में माहिर हैं। मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में एक बात कही कि एक नेता को आपने पेंट किया एक अमुक नाम से, मैं नाम नहीं लेता क्योंकि आप लोगों ने वो किया है। मुझे एक बात बताइए कि क्या बिहार में, बिहार के नेता विपक्ष को भी किसी और नाम से पेंट करने की तैयारी है आपकी, और उसका आप खूब माइलेज लेते हैं? इसका मतलब आप ये मानते हैं कि हमारा रंग बहुत गाढ़ा है, हम जिस पर रंग लगा दें वो लग जाता है, और दूसरों का रंग हम पर चढ़ता नहीं है, क्योंकि हम अपने रंग में रंगे हुए हैं। हम अपने रंग में पूरी तरह से रंगे हुए हैं, हम अपने रंग से सराबोर हैं, और इसी भारतीयता के इसी मिट्टी के रंग में हम सबको सराबोर कर रहे हैं। इसके लिए मैं आपका पहले धन्यवाद देता हूं। दूसरी बात, जो अलग अलग नामों को अलग अलग लोगों ने स्वयं के लिए खुद ही स्वीकार किया हुआ है, उसमें मुझे कुछ बताने कहने की जरूरत नहीं है। योगी जी ने उसको डिफाइन किया है, डिटेल में बताया है, और भी लोगों ने उसको डिकोड किया है। और ये बताने की जरूरत क्या है? आप अगर चारा चोर कह दीजिए यहीं बैठे बैठे तो सब लोग जान जाएंगे आप किसकी बात कर रहे हैं। अगर आप टोटी चोर कह दीजिए तो सब लोग जान जाएंगे आप किसकी बात कर रहे हैं। तो ये बताने की जरूरत, कुछ चीज़ें समाज में स्वीकृत हो जाती है, लोग जान जाते हैं, लोग स्वयं से समझने लगते हैं। और अगर आप अच्छा काम करेंगे तो जननायक कहे जाएंगे, लोकनायक कहे जाएंगे। आजकल उसको भी टाइटल चुराने लगे हैं, चोरी अब उस टाइटल की भी होने लगी है। जी, आपके लीडर्स को क्यों इस तरह एक कोड नेम दिया जा रहा है, और इससे क्या हासिल बीजेपी करना चाहती है? देखिए शर्मा जी, अभी यहाँ धनंजय गिरी वो भी देख लीजिए ना क्या बोल रहे हैं, क्या नाम लोगे तो क्या कहाँ चले जाओगे। पटना रेलवे स्टेशन पे रिक्शे वाले को बोलिए कि पलटू कहाँ जाना है, तो सीधे 1 नंबर पहुंचा देगा। गिरी जी, थोड़ा ये सब शब्द थोड़ा ठीक से इस्तेमाल कीजिए, मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूँ। हम मुद्दे की बात करिए।
जिस तरीके के उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस ढंग से बात कही, और कल प्रधानमंत्री जी ने भी पटना के रोड शो में और बिहार के प्रोग्राम में भोजपुर में ये बात कही कि कट्टा का बात कहा उन्होंने। तो देखिए शर्मा जी, इन लोगों के पास 20 साल के शासन करने के बाद कोई रिपोर्ट कार्ड नहीं है। मैनिफेस्टो इन्होंने दिया, उसमें भी कॉपी किया। मैनिफेस्टो से पहले इनको रिपोर्ट कार्ड की आवश्यकता थी। जब ये बात करते हैं 3C पे बिहार के मुख्यमंत्री, क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म, तो क्राइम में देखिए आज कॉग्निजेंस ऑफेंस 4.25 लाख है, 70,000 हत्याएं हुई है बिहार में, 35,000 बलात्कार हुआ है, महिला सशक्तिकरण की ये बात करते थे, 25,000 डौरी का मर्डर हुआ है। नहीं देखिए, फिर बिहार की जनता आपसे ये भी पूछती है कि 70,000 अगर आप हत्याएं गिना रहे हैं तो मेरे ख्याल से 20 साल का गिना रहे होंगे, और जब आप 15-16 साल में मेरे ख्याल से अगर मैं मोटा मोटा मान लूं तो ये 70,000 65,000 रहा होगा। तब आपके नेता गए और डिप्टी सीएम बन गए, उनके साथ बैठ के उनको मुख्यमंत्री बना लिया। तब कोई दूसरा मुख्यमंत्री था क्या? जनता ये सवाल पूछती है आप लोगों से कि भाई अपनी सुविधा हो तो मैं उनका डिप्टी बनने के लिए भी तैयार हूं। आप देखिए, ये देखिए कि 2020 का भी 15 का भी डाटा लेते हैं तो 60,000 हत्याएं थी 2020 तक। अब जब बात करते हैं कि हमारी क्या कंट्रीब्यूशन रही है, तो बिहार में 1990 में लालू प्रसाद जी मुख्यमंत्री बने जी। उस वक्त जो है 14 प्राइवेट सेना बिहार में थी, और बेल्छी जो हत्याकांड हुआ था उस वक्त से लेके 90 के दशक तक ये जो प्राइवेट सेना थी, चाहे वो भूमिहार का रणवीर सेना हो, राजपूतों का सनलाइट सेना हो, यादवों का लौरिक सेना हो, या फिर कुर्मियों का भूमि सेना हो, लाल सेना हो, इन सभी को 2000 आते आते तक लालू प्रसाद ने डिसमेंटल कर दिया। ये क्रेडिट लालू यादव जी को जाना चाहिए। सामाजिक तो ये क्रेडिट सर जनता से मांगिए, और ये क्रेडिट आपको पिछले 20 साल में अगर जनता ने नहीं दिया तो इसका मतलब वो जानती है कि आपने क्या किया और नीतीश कुमार ने क्या किया। अब इतना तो इधर उधर नहीं कर पाएंगे। शर्मा जी, आपने बहुत ही तार्किक क्वेश्चन पूछा। मैं ये कह रहा हूं कि ये तो नहीं कर पाएंगे इधर उधर। मैं बता रहा हूँ ना, 2005 में हम इलेक्शन हारे, 2005 में बहुत अच्छा ये इलेक्शन जीते, हमारे ऊपर इनकम्बेंसी था। लेकिन देखिए उसके बाद लगातार 3 इलेक्शन में हम नंबर 1 पॉलिटिकल पार्टी बिहार के रहे हैं। वो तो इधर से पलटकर उधर, उधर से पलटकर इधर आते हैं, ये सरकार में चले जाते हैं। नहीं तो सरकार जरमानस तो 2020 में हमें वोट कर दी थी। तो पलटने का मौका किसने दिया? पलटने का मौका कौन देता है? ये बिहार की जनता जानती है ना कि आपको पॉलिटिकल माइलेज लगेगा तो कहिए चाचा जी हैं, और फिर कहिए कि नहीं अब उनका दिमाग खराब हो गया है। दोनों तरह की भाषा जनता इस उपयोग नहीं करेगी, है ना। आप कहिए कि वो किसी काम के नहीं है और सरकार बनाए तो भाई साहब आप आ जाइए, आपकी 40 सीट है तो मैं मुख्यमंत्री बनाऊंगा। ये दोनों चीजें साथ नहीं चलेंगी। शायद इसका नुकसान आप उठा रहे हैं। मुझे कुछ और मेहमानों को इन कराना है, मैं उनकी तरफ चलता हूं, फिर मैं आपके पास वापस लौट कर आता हूं। शादाब चौहान, आप तो बीजेपी से लड़ने के लिए चले थे, पूरे देश में बीजेपी से लड़ रहे हैं। ये क्या ऐसी कहानी हुई कि असदुद्दीन ओवैसी कल से तेजस्वी यादव को हिट किए जा रहे हैं और बिलो द बेल्ट हिट कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि ये एक्सट्रीमिस्ट की स्पेलिंग अगर स्पेल कर दें, लिख दें तो मैं जान जाऊं। ये क्या हुआ? तेजस्वी यादव से इतने खफा क्यों हैं? ये मुसलमान वोट बैंक पूरा आपको चाहिए, इकट्ठा आपको लेके जाना है इसलिए? नहीं राम मोहन जी, ये बिलो द बेल्ट की शुरुआत किसने किया था? अब बताइए कि देश के सर्वलोकप्रिय सांसद और संसद रत्न से सम्मानित ऑपरेशन सिंदूर के समय पर पूरे विश्व में जाकर के भारत की पक्ष रखने वाले व्यक्तित्व को आप चरमपंथी कहेंगे? जो मौजूदा यही भाषा का प्रयोग पाकिस्तान के लोगों ने किया था जब ऑपरेशन सिंदूर के समय भारत का पक्ष रखने गए थे। तो तेजस्वी जी की भाषा और उन पाकिस्तानियों की भाषा सेम है बैरिस्टर ओवैसी के लिए। पहले का बीजेपी की बी टीम है, सीमांचल की जनता ने कहा हमारा भाई है। फिर इन्होंने कहा भारी है, सीमांचल की जनता ने कहा हमारा भाई है। फिर इन्होंने कहा कि ये साथ मिलकर नहीं लड़ने वोट बांटने चाहते हैं, हमने कहा मिलकर लड़ने चाहते हैं, सीमांचल की जनता ने कहा हमारा भाई है। जब इनका कोई भी ड्रामा नहीं चला, फिर ये अपनी असलियत पे आ गए कि ये हमसे नफरत करते हैं। मुसलमानों का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन पसंद नहीं, इनको दाढ़ी टोपी वाला पसंद नहीं है, और सीमांचल की जनता इसका जवाब देने जा रही है। ये सीमांचल की जनता का अपमान है, 25 करोड़ मुसलमानों का अपमान है। शादाब चौहान, आप क्या रंग देना चाहते हैं चुनाव को? मुझे थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए और दर्शकों को भी थोड़ा क्लियर कर दीजिए। बीजेपी आपको आपके धर्म के आधार पर टारगेट करती है, आपका पुराना आरोप है, कोई नई बात नहीं। अब जो लोग ये कहते हैं कि हम मुसलमानों के साथ हैं,
उनके साथ हर चीज में खड़े हुए हैं, उनको भी आप ये रंग देने की कोशिश कर रहे हैं कि वो आपकी दाढ़ी नोच लेना चाहते हैं, आपकी दाढ़ी की वजह से आपको आतंकवादी बोल रहे हैं। तो आप सीधा क्यों नहीं कह देते कि भाई इस देश में मुसलमानों के साथ कोई नहीं खड़ा है, खाली मुसलमान खड़ा है? इसके अलावा कुछ और रंग देना चाहते हैं क्या? राम मोहन जी, हम कोई रंग नहीं देना चाहते हैं भाई। पक्ष आपके साथ नहीं, विपक्ष आपके साथ नहीं, तो क्यों यह भड़काने वाली पॉलिटिक्स नहीं हुई? क्या हुआ? नहीं, राम मोहन जी, किसने भड़काया? मुसलमान हैं, नमाज पढ़ते हैं, चेहरे पे दाढ़ी है, सर पे टोपी है, तो आप उग्रवादी बोल देंगे? जी, हम चुने हुए सांसद है बैरिस्टर ओवैसी साहब, और सीमांचल की जनता और देश का 25 करोड़ मुसलमान देख रहा है कि किस प्रकार इनको सेकुलर पार्टीज को मुसलमानों से नफरत है। वोट हमारा चाहिए, वोट हमारा। मैं इसमें फराज किद भाई साहब को इन कराना चाहता हूं। फराज किद भाई, आप क्या रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं? क्योंकि मैं आरजेडी से भी इस पे उत्तर ले सकता हूं, लेकिन किद भाई साहब, मेरा बहुत स्पेसिफिक सवाल आपसे है, क्योंकि जो पॉलिटिक्स का स्टाइल तेजस्वी यादव का है वही कमोबेश अखिलेश यादव का है, और यही आरोप कुछ आप लोग भी लगाते रहे। क्या ये दाढ़ी टोपी देखकर असदुद्दीन ओवैसी को एक्सट्रीमिस्ट बोल दिया तेजस्वी यादव ने? नहीं राम मोहन जी, देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है। और सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद और शुभकामनाएं, और हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि आप अपने इस नए असाइनमेंट में, अपने इस नए काम में ऊपर वाला आपको खूब तरक्की दे। शुक्रिया शुक्रिया। देखिए राम मोहन जी, आज की तारीख में अभी बहुत सारी बातें हुई। उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री जी के बारे में भी बात हुई, असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में भी बात हुई। मैं सबका क्रम वाइज जवाब आपको देता हूं। जी देखिए, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने आज बिहार में जो ये भाषण दिया है, जो उन्होंने पप्पू टप्पू और तमाम तरह की बातें की हैं, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है राम मोहन जी कि इस देश में रुपया ज्यादा तेजी से गिर रहा है या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की भाषा और मर्यादा। क्योंकि ये जो भाषा है ये एक मुख्यमंत्री की नहीं हो सकती। अब क्या है राम मोहन जी कि अगर इनको इनकी ही भाषा में जवाब दें तो इस देश में एक गप्पू हैं, इस देश में एक कप्पू हैं, और इस देश में एक पलटू हैं। तो राम मोहन जी, क्या होता है, जब हम लोग बहुत छोटे थे तो हम लोग का कोई अगर मित्र है, कोई दोस्त है, वो बहुत ज्यादा डींगे हाँकता था, गप मारता था, तो उसको हम लोग बोलते थे ये गप्पू है, बहुत ज्यादा गप मार रहा है। ठीक है, तो गप्पू कौन है? क्या वो तो नहीं है जिसने कहा था कि 2014 में हमारी सरकार आने दो, हम 50 रुपए में पेट्रोल देंगे? क्या गप्पू वो तो नहीं है कि जिसने कहा था कि हर एक के बैंक अकाउंट में 15-15 लाख रुपए आएंगे? क्या गप्पू वो तो नहीं है कि जिसने कहा था कि इस देश से काला धन खत्म हो जाएगा? जी। और पलटू का जहां तक सवाल है, तो जिनके बारे में यह भी कहा जा सकता है कि वो चुनाव से पहले पलटेंगे कि चुनाव के बाद में पलटेंगे, नहीं सर, देखो मैंने इस पे काउंटर किया। फराज किद भाई, बहुत स्पेसिफिक, आपको जिस पे इल्जाम लगाना है आप लगाइए। मैंने काउंटर किया कि पलटते किसकी तरफ है, पलटते किसकी तरफ है। ये अगर इसका आंसर आप ढूंढेंगे तो आपको खुद की गिरेबान में झांकना पड़ेगा कि भाई पलट के आते हैं तो आप मुख्यमंत्री बना देते हैं, पलट के जाते हैं तो बीजेपी मुख्यमंत्री बना देती है। तो ये अगर आप ही लोग करेंगे फिर कहेंगे वो पलट जाते हैं। हम भाई आप अगर किसी को दिन भर ऑफर दिए रहेंगे कि मेरी तरफ आ जाइए, मैं आपको मुख्यमंत्री बनाता हूं, तो वो अपने काम निकलवाते रहे, और अगर वो अपने काम निकलवाते रहे, आप ही उनके काम करवाते रहे, फिर आप अगले चुनाव में आके उन पर आरोप लगा रहे हैं। तो राम मोहन जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि कम से कम आज आपने बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री को कह दिया कि वो अपने काम निकलवाते रहे। इसमें कहने की क्या बात है, ये देखिए, मैं फराज किद भाई बहुत स्पेसिफिक कहता हूं और बहुत स्पष्ट कहता हूं। इसमें देखिए, आज की बात नहीं है ये। आप बिहार में किसी के पास भी जाएंगे और वो उससे पूछेंगे तो इस बात से वो डिनाई नहीं कर सकता है कि नीतीश कुमार यहां गए या वहां गए। लेकिन क्यों गए, कारण क्या है? भाई आपके मुख्यमंत्री थे, आप डिप्टी सीएम थे, अचानक इधर लौट के क्यों आ गए? आपके साथ इंडिया अलायंस में वो व्यक्ति चलने के लिए तैयार था, मोदी के खिलाफ उसने इंडिया अलायंस का झंडा थाम लिया, फिर वो वापस लौट के क्यों आ गया? वो डरने वालों में से हैं क्या? अगर डरते तो फिर आपके साथ जाते क्यों? इसका जवाब नहीं राम मोहन जी, सुनिए, देखिए क्या है कि हम तो नीतीश कुमार जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे। हम इस देश का प्रधानमंत्री देखना चाहते थे नीतीश कुमार जी को। नहीं, आप जो देखना चाहते थे वो ठीक है, लेकिन इंडिया अलायंस के चेयरमैन का नाम तो सर दे नहीं सके। ये मत बताइए कि प्रधानमंत्री ये कर सकते थे और प्रधानमंत्री देखना चाहते थे। इंडिया अलायंस का आप उनको नाम नहीं दे सके कि नीतीश कुमार संयोजक हैं। संयोजक, अध्यक्ष छोड़ दीजिए। समस्या इस बात को लेकर होती है। मुझे स्पेसिफिक, अगर आप सदाब चौहान ने जो सवाल पूछे थे उसका जवाब देना चाहते हैं तो दीजिए, वरना मैं आगे जाऊंगा। क्यों असदुद्दीन ओवैसी की दाढ़ी टोपी देखकर आप लोग उनको एक्सट्रीमिस्ट बोलते हैं?
किसने दाढ़ी टोपी देख करके उनको एक्सट्रीमिस्ट बोला? तो क्या देख के बोला? सिंपल एक बात बोलते हैं, तो क्या देख के बोला, मुझे बताइए। हम, अरे सर सुनिए तो, राम मोहन जी आप मुझे बोलने नहीं देंगे तो मैं कैसे बोलूंगा फिर? देखिए, जिन वजूहात की से हम भारतीय जनता पार्टी से दूरी बना करके रखते हैं, उन्हीं वजूहात की वजह से हम असदुद्दीन ओवैसी साहब से दूरी बना करके रखते हैं, क्योंकि धर्म के नाम पर इस देश में जो राजनीति करेगा उससे हम दूरी बना करके रखेंगे। नहीं, अगर सोशल जस्टिस की बात नहीं, ये तो देखिए, ये वो कोरी गप हो गई जिस कोरी गप को कोई नहीं मानेगा, है ना। मुख्तार अंसारी से रिश्ते रख सकते हैं, नहीं, इस देश अतीक अहमद से रिश्ते रखे जा सकते हैं, इस देश की, नहीं, अतीक अहमद से रिश्ते रखे जा सकते हैं। धर्म के नाम पर राजनीति करने वाले आजम खान आपके बहुत बड़े लीडर रहे, उनसे बात की जा सकती है, और असदुद्दीन ओवैसी एक्सट्रीमिस्ट हो गए। आजम खान साहब ने इस देश में और इस प्रदेश में शिक्षा के नाम पर राजनीति की है जी। उन्होंने इस प्रदेश में एक शानदार यूनिवर्सिटी दी है, और आजम खान साहब ने नेताजी के साथ मिलकर के समाजवादी पार्टी का गठन किया, जो पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों की लड़ाई आज से नहीं, सन 80 के दशक से कर रही है। हम एक बात सिंपल ये बोलना चाहते हैं कि हम तो तेलंगाना चुनाव लड़ने नहीं जाते हैं वोट काटने के लिए, बीजेपी की मदद करने के लिए। ठीक है, अब धनंजय गिरी आपको जवाब देना चाहते हैं, धनंजय गिरी को मैं मौका देना चाहता हूं साहब से। ठीक है, आप वोट काटने नहीं जाने चाहते हैं, वो यहां वोट काटने आना चाहते हैं, वो अपने विधायक यहां पे जिताना चाहते हैं, उनके विधायक जीत जाते हैं, उन विधायकों को खरीद लिया जाता है, तो भाई व्यक्ति तो करेगा ना। कहीं पे आपकी भी 2-4 सीटें आती थी किसी जमाने में, कहीं पे मध्य प्रदेश में आप भी 2-4 सीटों पे चुनाव लड़ने के लिए जाते हैं फराज किदवई। ये बहुत स्पेसिफिक है कि क्या वहां पे आप संगठन का विस्तार ना करें। मैं किसी असदुद्दीन ओवैसी का प्रवक्ता बनकर बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन कोई भी छोटी पॉलिटिकल पार्टी विस्तार ऐसे ही करती है। इसका राम मोहन जी इसका जवाब हमसे ले लिया, क्योंकि फिर स्पेसिफिक सवाल आपने किया। आप ये बताइए, क्या हम हरियाणा में चुनाव लड़ने गए? क्या हम दिल्ली में चुनाव लड़ने गए? क्या हम छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ने गए? हमारा सिंपल एक एजेंडा है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी का, कि हम भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए कटिबद्ध हैं। उसके लिए अगर हम कहीं कुछ अब धनंजय गिरी आपको रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं। धनंजय गिरी। राम मोहन जी, अभी कुछ दलितों की बात हो रही है जी। उत्तर प्रदेश के एक दलित मुख्यमंत्री, पहली दलित मुख्यमंत्री, बहन मायावती के साथ जो गेस्ट हाउस कांड करने वाले लोग हैं, वो लोग भी दलितों के हिस्सेदार बन जाते हैं चैनल पे आकर के। और जब बहन मायावती ने FIR लिखवाया तो बाई भर्टिम लिखवाया कि सपा के गुंडों ने मुझ पर हमला कराया गेस्ट हाउस कांड में, और मेरी असमत और जान का खतरा था सपा के गुंडों से। और उसके बाद बहन मायावती ने चुनाव में नारा दिया कि चढ़ गुंडन की छाती पर, लगाओ मोहर हाथी पर। यह बहन मायावती का नारा था। इसके अलावा जब SC/ST का रिजर्वेशन पॉलिसी में क्या अपग्रेडेशन का बिल आया, तो सपा ने न सिर्फ उसको पार्लियामेंट में फाड़ा, बल्कि उत्तर प्रदेश में डिमोट किया गया, SC/ST को डिमोट किया गया, तो अपने पद से नीचे लाया गया। ये इनका SC/ST से प्रेम है। और सामाजिक न्याय के नाम पर जो पारिवारिक आय जमा की गई है, ऑफ द फैमिली, फॉर द फैमिली और बाय द फैमिली, PDA का इनका मतलब है पारिवारिक डेवलपमेंट अथॉरिटी। और जो कह रहे हैं कि इसके बाहर कभी चुनाव लड़ा, हैसियत ही नहीं, तो लड़ेंगे कहां से? अरे जिसकी जितनी हैसियत हो उतना लड़ लेता है, और आपकी हैसियत है नहीं। उत्तर प्रदेश के बाद उत्तर प्रदेश, आप 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश में, एक प्रदेश में द्वितीय दर्जे के दूसरे नंबर के दल है। ठीक है, तो क्लियर है आपकी क्षमता है। क्यों है? क्योंकि आपको परिवार के लिए मैं पहले देवज्योति जी को इन कराना चाहता हूं, और मेरे साथ इस वक्त श्वेता प्रिया है, प्रवक्ता है JDU की। श्वेता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, उनके पास भी मैं चलूंगा। शदाब भाई, मैं आपके पास तुरंत आ रहा हूं, फराज किदवई भी रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं, लेकिन देवज्योति साहब, ये राजनीति किस तरह की इस वक्त आप देख रहे हैं? इसके पीछे पिक्चर क्या है? क्या ये यादवों YM जो समीकरण है आपका, या MY जो समीकरण है, उसमें दरार डालने की कोशिश है? और उसमें दरार डालने के लिए एक बयान आया यदमुल्ला का, एक बयान असदुद्दीन ओवैसी भी दे रहे हैं, और टारगेट तेजस्वी यादव को कर रहे हैं। क्या ये आपको लगता है कि बीजेपी की चाल है, बीजेपी की B टीम है, C टीम है, क्या है ये? देखिए, हम तो बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, जिसको शॉर्ट वे में हम लोग करते हैं बड़का झूठा पार्टी हुई जी, तो बीजेपी जो है एजेंडा फिक्स कराती रहती है। एजेंडा
एजेंडा, मतलब हम आपके चैनल के ऊपर में नहीं इशारा कर रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा, लेकिन कुछ बी टीम पार्टी बना के ये एजेंडा पे आपका चैनल तो बहुत सुधार हो रहा है, हम देख रहे हैं जिस तरह से सत्ता के करीब हम लोग आ रहे हैं। खैर सबको कुछ न कुछ रहता है, कंफ्यूजन उसमें कोई बात नहीं है। देवज्योति जी देखिए, आपने अगर ये कहा कि नहीं क्या सुधार हो रहा है और क्या बिगड़ा हुआ था, नहीं मैं बहुत स्पेसिफिक, देखिए मैं बहुत सीधी बात करता हूं। अगर देखिए, अगर फिर देखिए देवज्योति, इधर उधर की बात मत कीजिए। अगर बीजेपी असदुद्दीन ओवैसी को टारगेट करे तो कह दीजिए कि मुसलमानों के खिलाफ बोल रही है। तेजस्वी यादव असदुद्दीन ओवैसी को टारगेट करें तो कह दीजिए कि नहीं हम तो बहुत संभल के बोल रहे हैं और चूंकि ये इधर उधर की बात कर रहे हैं। मैं इसमें फर्क नहीं करता हूं, मैं सीधी बात करता हूं और सीधी बात करता हूं। अब आपको इसमें सुधार दिखे, बिगाड़ दिखे, गलत दिखे, ऊपर दिखे, नीचे दिखे, ये आपका मसला है। ज्योति जी क्विक। सर मैं हिंदू हूं लेकिन कट्टर हिंदू नहीं हूं। ठीक है, मैं हिंदू हूं लेकिन मैं कट्टर हिंदू नहीं हूं। लेकिन कुछ लोग जो है आके हिंदू मुसलमान के बीच में एक दीवार खड़ा करना चाहता है, तो उसमें हम लोग वो मंशा को भारतीय जनता पार्टी का हम लोग नहीं होने देंगे। आप परोक्ष रूप से ये कह रहे हैं कि ओवैसी मुसलमान नहीं है, कट्टर मुसलमान है, और आपको इस बात से तकलीफ है? नहीं बता रहे हैं, बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का ना पाठशाला से हम लोग पढ़े हुए हैं। तो क्या कहा बाबा साहब ने, बताइए। अंबेडकर साहब क्या कहते थे? बाबा साहब कहते हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। ठीक है, तो क्यों कहते हैं एक नेता को आप एक्सट्रीमिस्ट? कौन से किताब में कहा था? शादाब चौहान को इन कराइए। शादाब चौहान सेकंड दीजिए। राममोहन शर्मा जी कौन से किताब में वापस सामने लिखा है? धनंजय जी अलाउ मी टू रिस्पॉन्ड प्लीज। फराज भाई ने कहा कि हमारा वैचारिक मतभेद है इसलिए उनको एक्सट्रीमिस्ट कहा गया, तो क्या इसका मतलब है उग्रवादी? तो क्या मैं अखिलेश यादव जी से अगर सहमत नहीं हूं उनको उग्रवादी बोल सकता हूं? क्या मैं आपको उग्रवादी बोल सकता हूं मेरे भाई? अगर आपसे मैं सहमत नहीं, मैं आपसे सहमत नहीं, तो हम एक दूसरे को क्या उग्रवादी बोल सकते हैं? शब्दों का चुनाव बताता है कि उनकी नफरत जो है हर उस व्यक्ति से है जो सीमांचल की बात करेगा, जो संविधान की रक्षा की बात करेगा, जो मुसलमानों के अधिकार की बात करेगा। 18% मुसलमानों को वोट डालने का रोबोट बनाते हैं। अभी वीआईपी के प्रवक्ता साहब बड़े सेकुलरिज्म के चैंपियन बन रहे हैं, 16 सीट में से कितना सीट दिया मुसलमानों को? हम वोट डालने वाले गुलाम है। 3% का बेटा डिप्टी सीएम बनेगा और मुसलमान आपकी दरिया और कुर्सियां बिछाएगा। ये नहीं चलने वाला सर। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन हम मांग रहे हैं, हम आपके गुलाम नहीं है। और सीमांचल का बेटा मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। हम तय करेंगे, एमआईएम तय करेगी कौन मुख्यमंत्री बनेगा इंशाल्लाह। को ठीक कीजिए साहब, क्यों बेइज्जत करते हैं? एक मुसलमान नहीं मिला आपको, आप भी मुसलमानों से नफरत करते हैं। आप में बीजेपी में कोई फर्क नहीं है, आप में बीजेपी में कोई फर्क नहीं है। एक सिक्के के दो पहलू हैं आप दोनों। आप में और बीजेपी में कोई फर्क नहीं है। नीतीश कुमार जी आदरणीय मुख्यमंत्री। अब इसमें आरजेडी को इन कराना चाहता हूं। ये बता दीजिए कि कितने सुबोध मेहता साहब दिया है। सुबोध मेहता साहब, शादाब चौहान के सवालों का हल अगर आपके पास हो तो थोड़ा सा करने की कोशिश कीजिए। वो कह रहे हैं कि आप लोग एक सिक्के के दो पहलू हैं। एक मिनट ज्योति जी, मैं सीधा सवाल आरजेडी पे ले जाता हूं। उनके नेता ने ये बात कही, उसका काउंटर कर रहे हैं एआईएमआईएम से। मैं कोशिश करूंगा उनके पास, सुबोध मेहता जी के पास जाने का। थोड़ा सा इन कराना चाहता हूं श्वेता प्रिया को। श्वेता प्रिया जी, क्या स्थिति इस वक्त बन रही है बिहार में? क्योंकि एक तरफ तो ये वाईएम समीकरण आपस में टकराता हुआ नजर आ रहा है और दूसरी तरफ बयानबाजी शुरू हो गई है। कोई यदमुल्ला जैसे टर्म लेकर आ रहा है, मुझे नहीं पता इसका मतलब क्या होता है। मैं चाहता था कि कोई इसे डिकोड कर दे तो बेहतर रहेगा। लेकिन दूसरी तरफ मुझे यह भी बताइए कि ये अप्पू पप्पू डप्पू, कोई पलटू गप्पू ये बोल रहा है, इस तरह की राजनीति बिहार में क्यों शुरू हो गई? और ये कोई सामान्य व्यक्ति कहे तो ठीक है, मुख्यमंत्री ने ये बात शुरू की, वो भी उत्तर प्रदेश के। देखिए राम मोहन जी, हम सबसे पहले यहाँ पे जो भी बातें हो रही हैं हिंदू मुसलमान और ये बांटने की जो राजनीति होती है, मुझे ऐसा लगता है राजनीति अगर होना है तो विकास का राजनीति होना चाहिए। और यहाँ पे हम एज अ जेडीयू प्रवक्ता बैठे हुए हैं तो हम सबको एक एग्जाम्पल देना चाहते हैं अपने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी का। मुझे नहीं लगता है किसी को इस बात में कोई ऑब्जेक्शन होगा कि सबसे ज़्यादा समाज सुधारक अगर कोई रहे हैं
तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी रहे हैं। वो हम इसलिए कह रहे हैं कि 1990 से 2005 तक का दशक था, उसमें सबसे ज्यादा देखिए कम्युनल राइट्स हुआ करते थे, सांप्रदायिक दंगे हुआ करते थे, 130 से ज्यादा जो ऑन रिकॉर्ड है जिसकी बात हम कर रहे हैं। लेकिन उनके आने के बाद एक भी सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए हैं, कोई ये नहीं बोल सकता है। तो अगर करना है किसी को तो विकास की राजनीति करें। और जिस सेक्युलरिज्म की बात हम करते हैं उसमें देखिए शब्दों का इतना लोकतंत्र है और हम लोग हिंदी भाषी हैं, तो इसमें इतने सुंदर सुंदर वर्ड्स हैं। अगर आप विपक्ष में हैं, आपको काउंटर भी करना है, तो आप एक तहजीब वाले वर्ड्स को यूज कर सकते हैं। तो हम इन पक्षों में नहीं है, हम नीतीश जी के नेतृत्व वाली सरकार का समर्थन करते हैं, हम उनके विचारधारा पे चलते हैं जिसमें सबके विकास की बात कही गई है। आप बताइए। फिर यही बात अभी कर रहे थे जो विपक्ष के प्रवक्ता है कि नीतीश कुमार कह रहे हैं कि ठीक है, सबका साथ सबका विकास, ये प्रधानमंत्री मोदी का भी संवाद है, लेकिन उन्हें तो अपना विकास ज्यादा दिखता है। नहीं। विकास जब तेजस्वी यादव के साथ दिखता है तो वो कहते हैं कि नहीं भाई, मैं अगर मुख्यमंत्री रहूं तो तेजस्वी के साथ रहूं तो भी चलेगा, और बीजेपी के साथ विजय सिन्हा के साथ बैठूं और सम्राट चौधरी के साथ बैठूं तो भी चलेगा। तो फिर बुरा कौन है बिहार के अंदर? मुझे एक बात बताइए, बस थोड़ा 1 मिनट, बिहार के अंदर बुरा कौन है? बिहार के अंदर बुरी बीजेपी है, बिहार के अंदर बुरी आरजेडी है, बिहार के अंदर बुरा कांग्रेस है, सबके साथ तो सरकार आप मिलकर चला रहे हैं। देखिए, क्या आपने या बिहार की जनता से ही हम लोग यहाँ से पूछ सकते हैं, चाहे जो भी चीजें हैं, जैसे आपने बोल दिया कोई किसी को पप्पू टप्पू पलटू जो भी बोलता है, अगर नीतीश जी की बात हम यहाँ पे करें, क्या किसी को ये नहीं लगता कि विकास हुआ है, चाहे जिस भी पर्सपेक्टिव में हुआ हो, चाहे वो किसी के साथ महागठबंधन के साथ रहे हो या एनडीए के साथ रहे हो। लेकिन यहाँ पे फिर हम एक चीज आना चाहेंगे, ये एनडीए के साथ जब रहे हैं तब ये ज्यादा अच्छा काम कर पाए हैं, क्योंकि आप देख लीजिए जिस पदभार पे भी जाते हैं, लालू जी हो या तेजस्वी जी हो, जिस पदभार पे जाते हैं वहां पे प्रिया जी, मतलब चेक करने के लिए कुछ गलत कर ही देते हैं। नीतीश कुमार बीच बीच में चेक करने के लिए जाते रहते हैं कि क्या तेजस्वी के साथ अच्छा काम करने की गुंजाइश है। ऐसी कोई बात नहीं है। क्या आरजेडी के साथ थोड़ा अच्छा काम करने की गुंजाइश है तो चेक कर लेते हैं, फिर वापस आगे देखते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, उनका विकास का, उनका मुद्दा विकास का रहा है और ये धरातल पे भी दिखता है। और जो बात आप बोल रहे हैं, नीतीश कुमार जी को इससे कोई लेना देना नहीं है मुख्यमंत्री बने, क्योंकि आप देखिए उन्होंने अपनी जिम्मेदारी ली थी 2014 में, जब उनके सीट्स कम आए थे तो उन्होंने पदभार संभालने से मना कर दिया था और मांझी जी को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया था। 2020 में भी जब सीट्स कम आए थे जेडीयू को, तो वो भारतीय जनता पार्टी थी जिन्होंने रिक्वेस्ट किया था, तब वो मुख्यमंत्री बने थे, क्योंकि उनका कहना था मुख्यमंत्री फेस पे नेतृत्व नीतीश जी का था, इसलिए आप ही मुख्यमंत्री। सुबोध मेहता इसमें इन करना चाहते हैं। सुबोध मेहता, क्विक। देखिए, श्वेता जी को लगता है कि थोड़ा और जानकारी ले लेनी चाहिए। 2015 में जब हम नीतीश जी के साथ आए तो जो महात्मा गांधी का जो ख्वाब था, जो कि संविधान के निर्माताओं ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में डाला हुआ है, वो क्या था कि शराबबंदी होनी चाहिए। तो हम लोगों ने शराबबंदी करवाया था नीतीश जी से कहकर कि ये शराबबंदी होगी। हम लोगों ने ये 2017 में किया था। अब तो आप लोग ताड़ी देने की बात कर रहे हैं। आप सुनिए ना, आप सुनिए। दूसरी बात ये, अब तारीख को खत्म करने की हम बात किया है, देने की बात नहीं किया है। और जितने पासी कम्युनिटी है सब जेल में बंद है, उसको निकालने की हमने बात किया है। अब आइए 2000, तो माने आप ये कह रहे हैं कि आपकी बनाई हुई पॉलिसी की वजह से ये पासी लोग जेल में बंद हैं, यही ना समझ रहे? आपने जो पॉलिसी बनवाई नीतीश कुमार पे प्रेशर डाल के, उसकी वजह से पासी लोग जेल गए। अरे भैया, आप सुनते ही नहीं हो। मैं कह रहा हूँ पॉलिसी मेरी थी, उसके बाद हम निकल गए तो पासी लोग जेल गए। अच्छा, आप लोगों ने रोक रखा था कि पॉलिसी चाहे कुछ भी हो, पासी लोगों को गिरफ्तार नहीं करना चाहिए या जेल में नहीं डालना चाहिए। अरे मुझे थोड़ा समझाते जाइए, मेरी समझ थोड़ा आप लोगों से कम है। आप लोग पॉलिटिक्स ज्यादा जानते हैं, मैं कम जानता हूँ। बोलने दो ना, हाँ जी, बोलने दीजिए थोड़ा। बताइए। कह रहा हूँ कि तारी जो था, तारी कभी भी अल्कोहल में नहीं आता है। ठीक है। और बिहार के मुख्यमंत्री जो हैं वो होम मंत्री हैं, तो होम मंत्री ने ढिलाई किया तो बॉर्डर से, नेपाल से और उत्तर प्रदेश और झारखंड से दारू आ गया। अब 2022 आई है, जब हम दूसरे बार गए तो कास्ट सर्वे हमने कराया, आरक्षण को बढ़ाकर 75% हम ले गए, और जब ये भाजपा में वापस गए तो उसको खत्म कर दिया बिहार में। आप लोगों ने आरक्षण खत्म कर दिया धनंजय गिरी? अब आरक्षण खत्म किया, 9 शेड्यूल में नहीं डाला इन लोगों ने। क्यों खत्म कर दिया भाई? 9 शेड्यूल में नहीं डाला। धनंजय गिरी। राम मोहन जी, इस देश में, इस प्रदेश में सबसे पहले मुंगेरी लाल पासवान कमेटी बनी, भोला पासवान शास्त्री ने बनाई।
जब कर्पूरी ठाकुर के सरकार जनसंघ के 56 एमएलए ने मिल करके हम लोगों ने पहली बार अति पिछड़े को आरक्षण दिया बिहार में, ये जनसंघ को क्रेडिट जाता है। हमारे कैलाशपति मिश्रा जी वित्त मंत्री होते थे, उसी कर्पूरी ठाकुर को जिसको हम लोग भारत रत्न देते हैं उसको लालू यादव कपटी ठाकुर कहते थे। शंकर सेन ठाकुर ने अपनी किताब में लिखा है पिछड़ों को किस तरह से हिकारत की नजर से देखते थे, और जिस तरह से आप अभी एमओयू की बात कर रहे थे उसमें मुसलमानों को किस तरह से उनकी पालकी ढुवाने का काम कर रहे हैं, ये लक्ष्य सबको ही देख रहा है। और मुस्लिम समाज भी अब इस मुल्क के माटी से जुड़ करके अपने मुस्तकबिल को मोदी और नीतीश कुमार के साथ लेकर के चलना चाहता है। वो डर के आगे जीत है, डर के आगे विकास के रास्ते पर नीतीश कुमार जी ने जो अकलियतों के लिए काम एनडीए सरकार ने किया उसके साथ जुड़ना चाहता है, तो इनकी बौखलाहट है। ये बताइए धनंजय गिरी, आप डर के आगे जीत बता देते हैं, वोट के लिए उनको एक टिकट पकड़ाते नहीं है, और आप बताते हैं डर के आगे जीत हमारे पास आई है, हम आपको बिना टिकट के कलंदर बनाएंगे। बिना टिकट के विधायक कोई बनता है क्या बिहार में? नहीं, राम मोहन शर्मा जी, बिहार में हम लोग 243 सीट लड़ रहे हैं और उसमें 5 मुस्लिम लोगों को हम लोगों ने टिकट दिया है, सम्मान दिया है, और जहां हमारे पास एक भी नहीं जीत के आते हैं फिर भी हम बुला करके एमएलसी बनाकर मंत्री बना देते हैं जी। और हेलो, नहीं तो आपने दिया है वो टिकट या जेडीयू के कोटे वाला गिन रहे? समाज के हर समाज एक ही बात है, हम लोगों में अंतर कहाँ है? जेडीयू का हो चाहे हमारा हो, हम पंचाधिकम सतम, हम 5 नहीं 105 है, पांचों दल एक मजबूत मुट्ठी की तरह काम कर रहे हैं। कोई हमारे यहाँ फ्रेंडली फाइट थोड़े हो रहा है जैसे वहां हो रहा है कि फ्रेंडली फाइट है। अरे फ्रेंड में फाइट कैसा और फाइट है तो फ्रेंड कैसा? वहां देख ही रहे आप, कांग्रेस पार्टी चाहती है कि आरजेडी की लुटिया डूब जाए, और आरजेडी चाहती है और शदाब चौहान के पास जाना है। दोनों एक दूसरे को डुबाने के चक्कर में। सर आपका आ गया सुबोध जी। देखिए शर्मा जी, कल ही प्रधानमंत्री ने रोड शो किया, उनके किसी रोड शो में माननीय मुख्यमंत्री पटना में रहते हुए वो रोड शो में उनके साथ भागीदारी नहीं निभाया। पटना सिटी में गुरु गोविंद सिंह जी के पास गए, वहां पर मुख्यमंत्री जी नहीं आए। पहले भोजपुर में जो प्रोग्राम था आरा में, वहां फैक्चुअल बात नहीं है, फैक्चुअल बात बोलिए। आप पहले ये जान लीजिए कि माननीय, आप गलत बात बोल रहे हैं ना, आपको फैक्चुअल जानकारी नहीं है, आपको आपका फैक्ट चेक कर देता हूँ, फैक्ट करेक्ट कर देता हूँ। सबसे बड़ी बात है कि कल जब नीतीश कुमार जी नीतीश कुमार जी थे कहाँ आप जानते हैं? नीतीश कुमार जी तारापुर में थे। नीतीश कुमार जी जिस समय यहाँ पर प्रधानमंत्री जी अपना रैली कर रहे थे, नीतीश कुमार जी तारापुर में सभा कर रहे थे। तारापुर में किसके लिए कर रहे थे? डिप्टी सीएम के लिए कर रहे थे। अरे भैया कैंपेन में रोड शो में कहाँ दिखे प्रधानमंत्री? राम मोहन जी, राम मोहन जी कहाँ माना? ये महाराष्ट्र का मॉडल नहीं चलेगा। आपका इसके पीछे पॉइंट क्या है सुबोध मेहता जी? मुझे थोड़ा ये समझाइए, क्लियर कीजिए। दोनों साथ में अगर दिख जाएंगे तो आपको लग जाएगा कि एनडीए जीत गया? तो मेरे ख्याल है धनंजय गिरी इसकी भी एक रैली बना लेंगे, फिर बना लेंगे वो साला एनडीए जीत गया। देखिए शर्मा जी, पता है कि एनडीए जीत गया। ठीक है, शदाब चौहान को इन कराना चाहता हूं, मैं समझ गया। आप ये कहना चाह रहे हैं दोनों साथ साथ नहीं दिख रहे हैं, मतलब नीतीश कुमार को दाएं बाएं कर रहे हैं। मेरा सवाल यह है कि नीतीश कुमार और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साथ में अगर दिख जाएंगे, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री, तो आप मान लेंगे कि सब कुछ ओके? इससे पहले भी बहुत सारी रैलियां हुई। शर्मा जी देखिए, 20 साल से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं बिहार के, और शर्मा जी मैं बस एक मिनट का रिपोर्ट ये बता नहीं रहे हैं। 2015 में धनंजय जी जल्दी बताया, 10 में बताया, 5 में बताया, 10 से 20 सेकंड में धनंजय जी कंप्लीट कीजिए, फिर शादाब भाई इंतजार कर रहे हैं। इस बार क्या हो गया? ठीक धनंजय जी। राम मोहन जी, सबसे बड़ी बात है कि जब प्रधानमंत्री जी पटना में अपना रोड शो कर रहे थे, हमारा अलायंस कितना मजबूत है, कितनी अंडरस्टैंडिंग, इसको इसे समझिए। ठीक उसी समय तारापुर में आदरणीय मुख्यमंत्री जी डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के लिए रैली कर रहे थे, और सब मंच से उन्होंने क्या कहा? जहां से उनका कैंडिडेट जीता था, अपने कैंडिडेट को ने वापस लिया है, और वहां से सम्राट चौधरी को कह रहे थे कि उससे बड़े मार्जिन से जिताइए, ये और अच्छा काम करके दिखाएंगे। तो हमारा अलायंस कितना मजबूत है, कितना संगठित है, इसको देखिए। दोनों का जो दर्शक वर्ग है वो समझ गया कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। मुझे अब थोड़ा सा शादाब चौहान कुछ कहना चाह रहे थे, उनकी बात इन करानी चाहिए, क्योंकि फराज किदवई उस वक्त नहीं थे जब शादाब आप बोल रहे थे। तो क्या आपको लग रहा है कि ये आप और बीजेपी नूरा कुश्ती कर रहे हैं क्या? एक तरफ से वो एक्सट्रीम हो जाते हैं, एक तरफ से आप एक्सट्रीम हो जाते हैं, और कोई एक्सट्रीमिस्ट बोल दे तो फिर कहते हैं कि साहब हमारी दाढ़ी टोपी देख के संवाद हो गया। नहीं धनंजय गिरी जी और
तेजस्वी यादव जी, मोदी और बीजेपी की जो भाषा है, मुस्लिम पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को दोनों लोग खत्म करना चाहते हैं। इन्होंने 101 में एक भी टिकट नहीं दिया, पार्लियामेंट में एक एमपी मुसलमान नहीं है, तो ये क्या क्या बोलते हैं कि जो सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल की बात करेगा, एमयू किशनगंज की बात करेगा, सीमांचल के मुसलमानों की बात करेगा, या तो हम उसको बीजेपी की बी टीम बोलेंगे, लेकिन जब जनता कहेगी नहीं हमारा भाई है तो आप बोलेंगे बाहरी है, जब जनता कहेगी हमारा भाई है तो आप कहेंगे उग्रवादी है। क्या असहमति का मतलब उग्रवादी है? आप ये बता दीजिए कि संविधान पे शपथ लिया हो जिसने, उसको आप कौन से मुंह से उग्रवादी बोल रहे हैं? ये बताता है कि उनको नफरत एमआईएम से इसलिए है क्योंकि बैरिस्टर ओवैसी के चेहरे पे दाढ़ी है, सर पे टोपी है, 5 वक्त के नमाजी है, जिसका जवाब बिहार का मुसलमान पूरी मजबूती से देने जा रहा है। अब फराज किद भाई, फटाफट मुझे एक बात बताइए कि आज अखिलेश यादव शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा के लिए प्रचार करने के लिए गए थे। शहाबुद्दीन को कौन नहीं जानता बिहार में कि क्या किया शहाबुद्दीन ने और कौन बुद्दीन। मुझे एक बात बताइए बहुत स्पेसिफिक, आपके लिए शहाबुद्दीन एक्सट्रीमिस्ट नहीं है, आपके लिए असदुद्दीन ओवैसी एक्सट्रीमिस्ट है, कोई फर्क कर रहे हैं? मुख्तार अंसारी एक्सट्रीमिस्ट नहीं है, नहीं देखिए आपके लिए असदुद्दीन ओवैसी एक्सट्रीमिस्ट हैं। राम माधव जी देखिए, एक्सट्रीमिज्म की अगर आप डेफिनेशन देखिएगा, आप गूगल पर भी जाकर के देख लिए, तो एक्सट्रीमिज्म होना और मुकदमे किसी के ऊपर होना ये बिल्कुल अलग बात है। मुख्तार अंसारी साहब जो हैं वो सिर्फ ये नहीं करते थे कि वो मुसलमानों की बात करें, अच्छा, वो अपने आप ये कह रहे हैं कि मुख्तार अंसारी से भी गए बीते हैं, असदुद्दीन ओवैसी के साथ भी करते थे। अब सुनिए, अरे अब मैं ये सब कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं खाली तो कहिए ना, आपको कहने के लिए बुलाया, आप स्पेसिफिक करिए कि क्यों कह रहे हैं उनको एक्सट्रीमिस्ट। सुनिए सर, मैंने आपको बताया तो कि जैसे हमारे छोटे भाई शादाब भाई जो हैं वो ये कह रहे हैं कि एक्सट्रीमिज्म का मतलब उग्रवादी, लेकिन अगर आप उसकी ठीक से अगर आप डेफिनेशन देखिएगा तो उस डेफिनेशन का मतलब ये है कि अगर समाज की मुख्य धारा के अगला नंबर यूपी का है, काम कर रहा है, मुसलमानों को उग्रवादी बोलोगे, हम कह सकते हैं उसमें। आप सुनिए, अरे सर सुनिए, नहीं अरे सर सुनिए, हम समाजवादी पार्टी ने हमेशा मुसलमान भाइयों को एक बढ़िया रिप्रेजेंटेशन दिया है। हमारे आज की तारीख में लगभग 35 विधायक हैं उत्तर प्रदेश की असेंबली में। अब सुनिए, अरे सर चुनौती दे रहा है शादाब चौहान आपको। अरे शादाब भाई सुनिए तो, अरे हम चुनौती, आपकी सारी चुनौती स्वीकार कर लेंगे। अब दूसरी बात सुनिए, राम माधव जी दूसरी बात सुनिए, यहाँ पर हमारी मुख्यमंत्री बनेगा 2.5 साल जेडीयू की प्रवक्ता है यार, ऐसे नहीं होती है डिबेट। राम माधव जी को समझाइए, अभी तो बहुत अच्छी डिबेट चल रही थी, बीच में ना बोलिए, मैं आपके सारे बातों का जवाब दूंगा। देखिए राम माधव जी, अभी हमारी जेडीयू की प्रवक्ता बहन ने बड़ी अच्छी बात कही, मुझे थोड़ा कहा कि हम पहुंचाइए कि मैं ऐसा लगने लगे कि मैं कोई संघ का व्यक्ति हूं, मैं राम माधव हूं, ऐसे थोड़ा सा रोकिए, थोड़ा सा, अभी मैं सांसद नहीं बनाऊं, टाइम लगेगा सर, सॉरी हाँ राम मोहन जी सॉरी हमारी शुभकामनाएं। जी राम मोहन जी, हाँ राम बुला सकते हैं आप, आसानी। जेडीयू की बहन, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, उन्होंने कहा, राम मोहन जी क्या बोला कि जेडीयू जो है वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं कर रहा है। अब इसके आप एनालिसिस करिए, मैं आपको 2 चीजें दिखाता हूं। चिराग पासवान जी जो कि एक दलित नेता हैं, उन्होंने कहा था कि आई फील सॉरी टू बी बैकिंग नीतीश गवर्नमेंट, एनडीए गवर्नमेंट, यानी कि इनके दलित सहयोगी ये बोल रहे हैं कि मुझे शर्म आती है कि बिहार में मैं एनडीए की सरकार का समर्थन कर रहा हूं। और इनकी एक जेडीयू की प्रवक्ता बोल रही हैं कि हम हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के दोनों घटक उनकी विचारधारा से, उनकी कार्यशैली से बिल्कुल सहमत नहीं है। ये सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी गठबंधन है, हमारे पास समय बहुत कम बचा है, जल्दी थोड़ा सा। राजीव, आपने पहला जो स्टेटमेंट दिया चिराग पासवान जी का, वो आपने था की बात की है, पास्ट की बात की है, प्रेजेंट की भी बात कर लीजिए। वर्तमान में उन्होंने नीतीश जी का समर्थन नहीं किया है और उन्होंने ये भी बोला है कि एनडीए एक ऐसा महागठबंधन है जिसमें हमारी बात को सुना जाता है। हम लोग लोकतांत्रिक गठबंधन में हैं और हमारी बातों को सुना जाता है। हम लोग सर्वसहमति से, 5 घटक दल सारी चीजों को सर्वसम्मति से करते हैं। उसका सबसे बड़ा और सबसे पास का एग्जाम्पल हम उदाहरण देते हैं, आप लोगों को सीट शेयरिंग करने में इतना टाइम लग गया और फिर भी आपका फ्रेंडली फाइट खत्म नहीं हुआ, हमारे बीच में वो सारी चीजें हो गई। दूसरी बात, आप क्विकली जवाब दे देता हूं, दूसरा जवाब दे देता हूं, 20 सेकंड।
जी क्विक। दूसरा, आपने 10 सेकंड। अभी रिप्रेजेंटेशन की बात की थी, मुसलमानों के रिप्रेजेंटेशन की बात की थी, और आप अपने आप को हितैषी बताते हैं और एनडीए महागठबंधन को लोगों के बीच में, ये मुसलमान भाई बहनों के बीच में ये बताते हैं कि उनके लिए विकास नहीं होता है। हम बता देते हैं मुसलमानों के लिए जितना विकास एनडीए गवर्नमेंट में हुआ है, आप मुझे एक गिनवा दीजिएगा, हम गिनवाते हैं आपको। पहला तो ये हुआ है, कम्युनल राइट्स इतने होते थे, सांप्रदायिक दंगे जो अब नहीं होते हैं। 9000 से ज्यादा कब्रिस्तानों का घेराबंदी करवा दिया गया है। दूसरा, मदरसा को सरकारी मतलब इंस्टीट्यूशन का दर्जा दे दिया गया है। वहां के जो टीचर्स होते थे उनको सरकारी टीचर का दर्जा दे दिया गया है। महिला मुसलमानों के लिए जो विडो होती हैं, जिनको छोड़ दिया जाता है, जिनकी स्थिति कितनी बुरी हो जाती है, उनको पेंशन के तौर पे 10,000 से 25,000 रुपए दिए जाते हैं। और इसके अलावा जितना भी विकास हुआ है उसमें आपके पॉइंट आ गए। अलग से क्या ऐसी चीजें हैं जो दूसरे के लिए हुआ हो और मुसलमानों के लिए ना हुआ हो? 20 सेकंड। हाँ, फराज किद भाई जी। राम मोहन जी, देखिए अभी हमारी बहन ने चिराग पासवान जी के स्टेटमेंट में बोला था कि ये 3 महीने पुराना है। हाँ बिल्कुल 3 महीने पुराना है। तब मोदी जी ने बोला कि ऐसे बोलो क्योंकि उनको जेडीयू को कमजोर करना था। तो 3 महीने में मोदी जी ने जेडीयू को कमजोर कर दिया। 1 नंबर की पार्टी ऑलरेडी अरे हाँ बैठे थे हम। सुनिए आप मैडम, सुनिए, आपके बीच में नहीं बोला। तो अब मोदी जी कह रहे हैं कि अब ऐसा ना बोलो, इलेक्शन आ रहे हैं क्योंकि जेडीयू को, अरे मैडम सुनिए, देखिए अच्छी डिबेट करिए आप, मतलब तो अब मोदी जी कह रहे हैं कि देखो चिराग अब ये सब मत बोलो क्योंकि वहां पर इलेक्शन हो रहे हैं। जेडीयू को 1 नंबर से 4 नंबर पर ऑलरेडी पहुंच चुकी है। ठीक है, बस 15 सेकंड। मैं आप सभी मेहमानों का धन्यवाद करना चाहता हूं। कब्रिस्तान की बाउंड्री मैं आज नहीं होता है। आप सभी मेहमानों का महाभारत में धन्यवाद करना चाहता हूं, ये कहते हुए कि केवल कल्पनाशीलता से ये तय नहीं होता कि कौन किसकी तरफ चला गया, कौन कितनी अच्छी कहानी बनाता है। इससे यह भी तय नहीं हो जाता कि जो आप सपना देख रहे हैं वो सच होगा कि नहीं होगा। आपकी सच्चाई जनता परखती है और परखने के आधार पर ही वो वोट करती है। मुझे लगता है कि बिहार में पिछले कई वर्षों से जनता का ही जो नैरेटिव है वो चल रहा है, किसी नेता का नैरेटिव नहीं चल रहा। वो जब चाहते हैं कि इधर वोट देने हैं तो इधर देते हैं, जब चाहते हैं उधर वोट देने हैं तो उधर देते हैं। इसी के साथ महाभारत में आप सभी दर्शकों का शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH